हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग हिस्ट्री से चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपको प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे। अगर हम गिरमिटिया मजदूर की बात करें तो ये ऐसे मजदूर हुआ करते थे ना, जिनको एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। उनके रहने की स्थिति भी बदतर होती थी या कोई अच्छा स्थिति नहीं होता था, उनसे झूठ बोल कर ले जाया जाता था। और उनको ना खासकर फिजी, वियना, वेस्ट इंडीज, यहाँ यहाँ इन जगहों पर लेके जाया जाता था। ठीक है, और जो असम है ना, वहां पे भी चाय बागानों में भी इनको भेजा गया था। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को ना काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है, और जिन्हें बाद में ना गिरमिटिया कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट था ना, इसी को ना मजदूरों ने गिरमिट कहने लगे थे। और फिर इसी वजह से क्योंकि वो इस अनुबंध के तहत गए थे और इस अनुबंध को गिरमिट कहा गया था, तो इस वजह से जो मजदूर इस गिरमिट अनुबंध के तहत गए थे, तो इस वजह से जो मजदूर होते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। ठीक है, क्योंकि इस अनुबंध को गिरमिट कहा गया, तो इसके थ्रू जो मजदूर गए उनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ठीक है, और अंग्रेजी में इन्हें ना इंडेंचर्ड लेबर भी कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष की हम बात करें तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, और जो भारतीय नेता थे ना, उनमें 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था उन्होंने, ऐसा क्या था रॉलेट एक्ट में जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया था। क्योंकि ये जो एक्ट था, इसके तहत ना किसी भी भारतीय को ना बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता था और 2 साल तक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद किया जा सकता था। तो इस वजह से इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये अन्यायपूर्ण था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 1922 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को क्यों वापस ले लिया था। तो जब 1922 था, तो उसमें महात्मा गांधी ने ऐसा क्या हो गया था कि सत्याग्रह को वापस ले लिया था। तो जो चौरी चौरी की घटना हुई थी, बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक घटना थी। इसलिए चौरी चौरी की घटना बेसिकली ये थी ना कि लोगों के ऊपर ना पुलिस ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, जो कि बिना किसी उसके उपग्रह के वो ना प्रदर्शन कर रहे थे, शांति तरह से, शांत रह के वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी उसके बावजूद पुलिस ने उन पे गोलियां चला दी। तो पुलिस पे गोले चलाने की वजह से जो लोग थे वो हिंसक हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने क्या किया, जाके पुलिस थाने में आग आग लगा दिया, हमला कर दिया वहां पे। और वहां पे 22 पुलिस कर्मी ऐसे थे जो छुपे हुए थे, वो जिंदा जल के मर गए। तो ये जो घटना थी वो यूपी के चौरी चौरा में हुई थी। इसलिए जो जो घटना हुई थी ना, इसकी वजह से गांधी जी को सत्याग्रह को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये शब्द किसने कहे थे कि राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। तो लोकमान्य तिलक जी ने ये कहा था। और ये शब्द किसने कहे थे कि हम सरकारी भवनों से अपना मुंह मोड़ना और जनता के झोपड़ों की ओर मुंह मोड़ना चाहते हैं। तो वो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। नेक्स्ट हम राष्ट्रवाद के अर्थ क्या है, या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना दिखाना, चाहे लोग अलग जाति के हों, कास्ट के, धर्म के, परंतु उनके अंदर क्या होता है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना होती है वो एक जैसी होती है सब में। तो यही जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, बेसिकली इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, और एकता की चेतना भावना, ये जो समान चेतना होती है, इसको हम राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सभी ने, और लोग जो विभिन्न भाषा समूह, अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र के प्रति उनमें क्या होता है, प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रहती है। और यही जो चीज है वो उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना दिखाते हैं, और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यक्रम में औद्योगिक श्रमिकों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। ऐसे कौन से रीजन थे, उन कारणों की हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीजन ये था कि जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी थे, उन्होंने क्या किया था, जीडी बिरला जैसे उद्योगपति जो थे ना, उनसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया उनके साथ मिलकर। ठीक है, और इसने क्या किया, मजदूर वर्ग जो थे उनको कांग्रेस तथा उसके द्वारा शुरू किए गए जो आंदोलन थे उसमें भाग लेने से भी रोका उनको। ठीक है, जो कांग्रेस मजदूरों द्वारा
जो आंदोलन शुरू किए गए थे ना, उसमें भाग लेने से भी उनको रोका, ठीक है? और सेकंड रीज़न ये था कि जो नागपुर था ना, नागपुर छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में कामगारों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था, सिर्फ़ नागपुर में ही भाग लिया था, ठीक है? और इन सब के बावजूद क्या हुआ, कुछ कामगारों ने क्या किया, कम वेतन तथा काम करने की जो खराब परिस्थितियाँ थी, वेतन भी कम मिलता था, काम ज़्यादा लेते थे और परिस्थितियाँ भी खराब थी, जिसके विरुद्ध क्या किया उन्होंने अपना आंदोलन जो था, वो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ उन्होंने जो गांधी जी कह रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है? तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से जो कांग्रेस था, वो अपने कार्यक्रम को औद्योगिक श्रमिकों की माँग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी-इरविन समझौता जो था, हमें उसकी विशेषताएँ लिखनी है कि गांधी-इरविन समझौता क्या था? तो बेसिकली जो गांधी-इरविन समझौता है, वो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन समझौता हुआ था, ठीक है? और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। समझौते की वजह से क्या हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया वहीं पे, ठीक है? और पुलिस द्वारा जितने भी अत्याचार किए गए थे, उसकी निष्पक्ष जाँच की गई। बिना किसी का पक्ष लिए उसकी जाँच की गई कि पुलिस ने जो अत्याचार किए हैं, वो गलत थे या सही थे, ठीक है? ऑब्वियसली वो गलत थे, तो फिर इस अत्याचारों की जाँच की गई निष्पक्ष तरीके से, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और जो नमक पर लगाया गया जितना भी टैक्स था, कर जो था, उसको हटा दिया गया इस गांधी-इरविन समझौते के तहत। क्योंकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तो उसमें वो कह रहे थे कि जो नमक है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब, तो इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो यही रीज़न था और उन्होंने नमक कानून को भी तोड़ा था लोगों के साथ मिलकर, तो इस वजह से इसको कर को भी नमक को हटा दिया, नमक पे कर को हटा दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो गांधी-इरविन समझौते में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक जो थे, वो कौन-कौन थे? हम ऐसे कौन-कौन से रीज़न थे जिसके अंदर भारत में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी? हमें वो बताना है। तो सबसे पहले जो साहित्यिक और लोक कथाएँ जो थी, गीत और जो चित्र होते थे, इनसे ना लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती थी। और उस टाइम तक क्या था जो भारत माता थी ना, उनकी छवि भी रूप ने लेने लग गई थी, उनकी छवि भी बनने लग गई थी। और जो लोक कथाएँ थी, उनके द्वारा क्या हुआ था राष्ट्रीय पहचान जैसे कि चिन्ह, प्रतीक इसके प्रति लोग जो थे वो जागरूक हो रहे थे, उनके बारे में और जान रहे थे। और जो झंडा था वो भी इतिहास की हमारी पुनर्व्याख्या करता था, इतिहास के बारे में बता रहा था। और जो पहला विश्व युद्ध था और जो खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन था, ये बेसिकली मेन मुद्दे थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, ठीक है? अतः हम कह सकते हैं कि जो उपरोक्त लिखित तथ्य हैं, वो कारण बने राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण बने, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो बेसिकली सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य की राह पर चलकर आंदोलन करना बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के। आप अगर सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपको किसी औजार की भी ज़रूरत नहीं है। आप सत्य के आधार पर ही उस आंदोलन को या उस लड़ाई को जीत सकते हैं बिना किसी हथियार के। तो बेसिकली सत्य की राह पर चलकर आंदोलन करना बिना किसी हिंसा के सत्याग्रह कहलाता था बेसिकली। तो ये क्या था सत्य तथा अहिंसा पर आधारित था जैसे कि मैंने बताया। और एक नए तरह का जन आंदोलन था ये, ठीक है? और सत्याग्रह ने क्या किया था? सत्य पर बल दिया था, ठीक है? और गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो, तो उसे ना अपने ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं मत मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सत्य के लिए लड़ रहा है, तो अगर उसके ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, उससे लड़ने के लिए ना उसको किसी भी ताकत की ज़रूरत नहीं है, किसी की औज़ार की ज़रूरत ही नहीं है, वो सत्य के आधार पर ही उस लड़ाई को जीत सकता है। अहिंसा के माध्यम से ही एक जो सत्याग्रही है, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, वो उस लड़ाई को जीत सकता है, ठीक है? और गांधी जी की जो ये जन आंदोलन थी ना, इसी उपन्यास पद्धति को क्या कहा गया था? सत्याग्रह के नाम से जाना गया था, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो समझ में ना आए, तो आप वीडियो जो चैप्टर वाइज़ हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें और भी चीज़ें जो हैं, वो डिटेल में समझाई गई हैं, ठीक है? आगे हम देखते हैं। कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 वो क्या था और इसका उद्देश्य क्या था तथा इस ये अन्यायपूर्ण क्यों था रॉलेट एक्ट बेसिकली हमें ये सारी चीजें बतानी है तो बेसिकली जो रॉलेट एक्ट था वो एक प्रावधान था जिसके तहत क्या था जितने भी राजनीतिक कैदी थे ना उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था ये एक ऐसा प्रावधान था जिसमें कैदियों को बिना किसी मुकदमे के कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनको 2 साल तक जेल में बंद रखा जाता था इस वजह से क्या हो रहा था जो भारतीय लोग थे उनकी आजादी में छीना जा रहा था और रॉलेट एक्ट का बेसिकली उद्देश्य क्या था कि जो भारत
भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको दमन किया जाए। ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि ना जितने भी राजनीति हो रही है भारत में, उसको दबाया जा सके, उस पर दमन किया जा सके। इस वजह से इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था और बिना किसी भारतीय के सहमति के, भारतीय से सहमति भी नहीं लिया गया था। और अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट में अन्यायपूर्ण क्यों था? क्योंकि ये जो भारतीय नागरिक की आज़ादी पर प्रहार कर रहा था और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर किया गया था इस वजह से। तो अब हम आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, उसकी घटना के बारे में हमें बताना है। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दयनीय घटना थी जलियांवाला बाग घटना जो थी, ठीक है? ये बेसिकली जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, वो 13 अप्रैल को हुआ था, जिस दिन पंजाब में वैशाखी मनाई जाती है, राइट? क्योंकि 10 अप्रैल 13 अप्रैल से पहले की बात है ये, जब से ये इसकी जो आग थी या ये जो जलियांवाला बाग था उसमें वो स्टार्ट होने लगी थी। तो हुआ क्या था कि 10 अप्रैल 1919 को ना अमृतसर में क्या किया था जो पुलिस थे, उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियाँ चला दी 10 अप्रैल को, ठीक है? समझिएगा 10 अप्रैल को पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी प्रदर्शनकारियों पर और इस वजह से क्या हुआ इसके कारण लोग ना जगह-जगह पर सरकारी संस्थान थे उन सब पर आक्रमण करने लग गए। फिर इसको देखते हुए जो अमृतसर की पुलिस थी और जो अमृतसर की जो सरकार थी उसने क्या किया मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। ठीक है और जब मार्शल लॉ लागू हो गया तो वहां पे निकलना बंद होता है आना जाना बंद ठीक है तो मार्शल लॉ लागू हो जाता है। लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उस पे पुलिस ने गोलियाँ चलाई और प्रदर्शनकारी गुस्से में आकर जगह-जगह आक्रमण करने लगते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी खबर जो है वो ग्रामीणों को उतनी नहीं पता होती कि मार्शल लॉ क्या होता है वगैरह-वगैरह। तो इस वजह से क्या होता है ना, जलियांवाला बाग जो था, वहाँ पे ना एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पे ना एक मेला हो रहा होता है। तो उस मेले में शरीक होने आ जाते हैं ग्रामीण जो होते हैं, पूरे ग्रामीणों का एक पूरा जत्था आ जाता है, इस मेले में शरीक होने के लिए, ठीक है? और इस बागान के चारों तरफ जो थे ना, वो रास्ते बंद थे और जो निकलने का रास्ता था वो भी बिल्कुल संकीर्ण था, एकदम पतले-पतले रास्ते थे, ठीक है? तो होता क्या है जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वो इस मेले में शरीक होने आ जाते हैं और चारों तरफ का जो रास्ता था वो बंद हो जाता है और रास्ते बिल्कुल पतले होते हैं और उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है, ठीक है? और फिर जनरल डायर क्या करता है, निकलने के रास्ते सारे बंद करवा देता है और पूरी की पूरी भीड़ जितनी भी आई हुई थी, पूरी भीड़ पर वो गोलियाँ चलवा देता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो दृश्य कैसा होगा? उसने पूरी पूरी भीड़ पर ही गोलियाँ चलवा दी क्योंकि वो सारे निहत्थे थे, बिना किसी वो तो मेले में शरीक होने गए थे, उन्हें उन्हें क्या पता? तो फिर उसने जो जनरल डायर जिसके हाथ में इसकी कमान थी, उसने क्या किया गोली चलवा दी भीड़ पर, ठीक है? और ये जो दुर्घटना थी, इससे सैकड़ों लोग मारे गए, 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों लोग मारे गए और सरकार का रवैया ये बड़ा क्रूर था इस टाइम। ये जो था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौरी-चौरी की घटना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन्स में से कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप सभी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर हम चौरी-चौरी घटना की बात करें, तो ये बेसिकली घटना ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश में चौरी-चौरा है। वहाँ पे क्या था ना कि पुलिस ने वहाँ पे भी प्रदर्शनकारियों पे गोली चला दी थी, ठीक है? तो इस वज़ह से लोग जो थे वो गुस्से में आ गए और पुलिस वालों पे हमला करने लग गए इधर-उधर। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस जो चौकी थी, उसमें आग लगा दी और जिंदा 22 पुलिस जो थे 22 पुलिस वो जिंदा कर्मचारी मर गए, जो वहाँ पर छुपे हुए थे, ठीक है? तो फरवरी 1922 में क्या होता है, गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था, ठीक है? और बिना किसी उकसावे के जो प्रदर्शनकारी थे और वो भाग ले रहे थे, जो नमक पर टैक्स था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने किया था और उसमें उनको कोई उकसावा नहीं दे रहा था। उसके बावजूद लोग एक-एक करके उसमें भाग ले रहे थे और इसको देखते हुए लोगों ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, लोगों पर गोलियाँ चला दी। लोग हिंसक हो गए, ऑब्वियसली हिंसा बढ़नी थी। फिर लोग हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर जाकर उन्होंने हमला कर दिया और उसमें ना आग लगा दी जिसमें क्या हुआ उसमें 22 जो पुलिस कर्मचारी थे वो छुपे हुए थे वो जिंदा जल के मर गए। ठीक है और ये जो घटना थी वो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी इसीलिए इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं बतानी है हमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ऐसी कौन-कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी। सबसे पहले जो देश के जितने भी विभिन्न हिस्से थे उसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, विदेशी कपड़ों को उनका बहिष्कार किया गया हर तरह से। शराब की दुकान की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग बेसिकली वो होता है अंदर जाने के रास्ते को रोक देते थे। तो इसलिए शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की गई। और जो वन कानून थे उनका भी उल्लंघन किया गया था। कुछ आरक्षित थे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे भी जाया गया। जितने भी तरह के वन के कानून थे उनका उल्लंघन किया गया। तो ये कुछ घटनाएँ थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी।
और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हमने देखी सभी इम्पोर्टेंट थे, तो आप सभी को पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है? आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और इफ यू लाइक दिस वीडियो, so do like, share and subscribe and thanks for watching.